में दम है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम। सियासी चर्चा से लेकर आम जन से जुड़ी समस्याओं तक की वैसी खबरों की करेंगे बात जिनमें दिखा दम। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपना नेता चुन लिया है। 19 साल की परंपरा का निर्वहन करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी को अपना अध्यक्ष चुना। तो निर्मल को चुनौती मिली एनएसयूआई की बागी निहारिका जोरवाल से। क्या एनएसयूआई और एबीवीपी के वादों और इरादों पर छात्रों का भरोसा नहीं रह गया है या कुछ और कारण है निर्मल के राजस्थान यूनिवर्सिटी के चौधरी बनने के पीछे? राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्मल चौधरी। छात्र शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर निर्मल चौधरी इन छात्र संगठनों के खिलाफ तो जीत ही सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलियों ने दिखाया दम। जब तक ये छात्र संगठन धरातल पे कार्य करने की नहीं सोचेंगे तब तक इसी प्रकार से निर्दलीय अध्यक्ष बनते रहेंगे। एनएसयूआई और एबीवीपी को दिखाया आईना। यदि संगठन कार्य नहीं करेंगे तो ये राजस्थान के अंदर पार्टियों को भी जनता नकार देगी। राजस्थान में 2 साल के बाद आयोजित हुआ छात्र संघ का चुनाव खासा हंगामेदार और सियासी रहा। इस छात्र संघ के चुनाव में छात्र नेताओं ने काफी दमखम कोरोना के बाद लगातार वो दिखाते हुए नजर आए और कोरोना काल के बाद में छात्र नेताओं ने कोरोना काल के अपने कामकाज को गिनाया। साथ ही साथ में संगठनों पर टिकट वितरण के दौरान जातिगत भेदभाव और अन्य तरह के आरोप भी लगे। इसी बीच में राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार संघर्ष कर रहे निर्मल चौधरी ने अपना दमखम दिखाया और निर्दलीय के तौर पर अपनी ताल ठोकी और वो चुनाव भी बम्पर वोटों से जीते। इसके साथ साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 19 साल की वो परंपरा भी कायम रही जिसमें ये कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उससे जुड़े छात्र संगठन का अध्यक्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं जीतता है। और ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है मगर एनएसयूआई से जुड़ा हुआ अध्यक्ष चुनाव नहीं जीत पाया, जबकि निर्दलीय निर्मल चौधरी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद के छात्र संघ के चुनाव में बाजी मारी है। मैं छात्र शक्ति की आवाज को हमेशा मजबूत करने का कार्य करूंगा और इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं बदल दूं तो आप लोग मुझे कह देना। जो आज इसकी जो आज ये बंजर स्थिति में हो रखी है ना, इतिहास गवाही देगा कि निर्मल चौधरी अध्यक्ष बना था और इस राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बना के गया था। खास बात यह रही कि राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनाव में टक्कर 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच हुई। छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए निर्मल चौधरी को टक्कर दी निर्दलीय किस्मत आजमा रही निहारिका जोरवाल ने। एनएसयूआई से बगावत कर चुनाव लड़ रही निहारिका ने अपना जोरदार दम दिखाया। निर्मल चौधरी ने मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल को 1465 वोट से हराया। वहीं निहारिका के कारण अध्यक्ष पद की एनएसयूआई की आधिकारिक उम्मीदवार रितु बराला तीसरे नंबर पर रही। निर्मल चौधरी को कुल 4843 और निहारिका को 2578 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रही एनएसयूआई की रितु बराला को 2010 वोट मिले। चौथे नंबर पर रहे एबीवीपी के नरेंद्र यादव को 988 वोट मिले। प्रदेश की सियासत की ही तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में एनएसयूआई को अपने बागियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके आभास के साथ ही संगठन ने एनएसयूआई से बागी होकर छात्र संघ चुनाव लड़ने के कारण अध्यक्ष पद की उम्मीदवार निहारिका जोरवाल समेत 7 छात्र नेताओं को पहले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन कांग्रेस के ही मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका ने संगठन से बगावत करके भी अपना दमखम दिखाया। तो छात्र संघ चुनाव में जातिवाद के मुद्दे का विरोध कर सुर्खियां बटोरी।
प्रदेश में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। एनएसयूआई की ओर से काफी कोशिशें की गई मगर एनएसयूआई को वो जीत हासिल नहीं हो पाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के प्रतिद्वंदी तीसरे नंबर पर रहे, जबकि एनएसयूआई से चुनाव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे निर्मल चौधरी ने बंपर वोटों से चुनाव के अंदर जीत हासिल की। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी आरयू का जो चुनाव होता है वो वर्चस्व का चुनाव भी माना जाता है। वहीं एबीवीपी का उम्मीदवार जो है आरयू के अंदर चौथे नंबर पर रहा। इसके साथ ही उदयपुर, अजमेर समेत 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर एबीवीपी ने अपना परचम जरूर लहराया, मगर सीकर में लेफ्ट के संगठन एसएफआई ने बाजी मारी तो अलवर, कोटा, जोधपुर में भी निर्दलियों ने दमखम दिखाया। कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव के अंदर छात्र संगठनों की ओर से टिकट वितरण के दौरान की गई लापरवाहियों का खामियाजा छात्र संगठनों को भुगतना पड़ा और निर्दलियों ने जमकर बाजी मारी राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कांग्रेस पार्टी भले ही राज्य दर राज्य सिमटती जा रही है, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। गांधी परिवार सेतर इस बार किसी चेहरे को जिम्मेदारी मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो कयास राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नाम को लेकर भी है। आखिर क्यों गहलोत का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया? कांग्रेस अध्यक्ष पर फिर बढ़ा सस्पेंस। जिम्मेदारी को तैयार पर दूर नहीं जादूगर। मैं आपके बीच में हूँ। मैं थासो दूर नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ। चयन या चुनाव, कितना अहम है राजस्थान? मैं इस प्रदेश से जीवन के अंतिम सांस तक दूर नहीं रहने वाला हूँ। लगातार देश भर में सिमटती जा रही कांग्रेस की नजर अब राजस्थान पर आकर टिकी है। कई बार केंद्रीय नेतृत्व के लिए संकट मोचक बने सीएम अशोक गहलोत क्या एक बार फिर से आला कमान की नजर में अध्यक्ष के पद के लिए पहली पसंद है। सूत्रों के मुताबिक साल 2019 से अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही सोनिया गांधी अब खुद को इस पद की जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहती हैं। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार के बाहर से होगा और राजस्थान के किसी नेता को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अभी मैं सिर्फ 2 काम कर रहा हूँ। मैं अनुशासी सिपाही रहा हूँ मेरे पार्टी का। मुझे कहा गया गुजरात देखने का, मैं देख रहा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री पद से मैं काम कर रहा हूँ, मैं निभा रहा हूँ उसको। हमेशा मैं अनुशासी सिपाही रहा हूँ पार्टी का। जो पार्टी मुझे कहेगी मैं उसको मंजूर करता हूँ हमेशा। अभी मुझे 2 काम दे रहे, मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग कमेटी हो रही है 28 तारीख को, देखते हैं उसमें क्या प्रोसेस चलता है, आगे देखते हैं फिर। तो मैं आपके बीच में हूँ। मैं थासो दूर नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ। मैं इस प्रदेश से जीवन के अंतिम सांस तक दूर नहीं रहने वाला हूँ। भी नहीं करना चाहते, चाहे कोई जिम्मेवारी हो, कुछ भी करो, पर मेरे जहन के अंदर जिस प्रदेश में पैदा हुआ, जहाँ के हालात मैंने बचपन से देखे, अकाल छूके पढ़ते रहे यहाँ। राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पुरजोर पैरवी करने वाले सीएम गहलोत का बदलता संकेत क्या कांग्रेस आलाकमान का दबाव है या राष्ट्रीय राजनीति में राजस्थान के बढ़ते कद का संकेत? दरअसल विदेश जाने से पहले सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में सीएम गहलोत से अहम बातचीत की, जिसके बाद सीएम के संकेत भी बदले हैं। अध्यक्ष पद के लिए तारीख को मंजूरी देना कांग्रेस कार्य समिति पर निर्भर है। 28 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक में तारीख का ऐलान हो सकता है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच संपन्न होनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक हैं। गहलोत आलाकमान की पसंदीदा नेता माने जाते हैं क्योंकि गहलोत गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता हैं। उनके पास राजनीतिक और संगठन के तौर पर भी लंबा अनुभव है। गहलोत पुराने और नए नेताओं के बीच स्वीकार्य भी हो सकते हैं। गहलोत कांटों भरा ताज पहनने के लिए इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो गहलोत इस बात को बखूबी जानते हैं कि गैर गांधी के लिए कांग्रेस का नेतृत्व करना कितना मुश्किल है।
गांधी परिवार के बाहर के नेता का अध्यक्ष बनना बेहद मुश्किल। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना चाहते हैं गहलोत। मल्लिकार्जुन खड़गे, मीरा कुमार और मुकुल वासनिक जैसे चेहरों पर भी चर्चा संभव। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की अटकलों पर अपने खास अंदाज में प्रतिक्रिया देते हैं। मैं सोचता हूं कि कोशिश वो बार बार यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी को बनाया जाए, राहुल गांधी को बनाया जाए, ताकि उनका पिंड छूट जाए किसी तरह से। लेकिन मुझे लगता है कि उनका पिंड छूटने वाला नहीं है। ये गले में घंटी उनके अनावधि कांग्रेस का समापन कौन करे, तो मैं सोचता हूं उनके खाते में लिखा हुआ ईश्वर ने तैयार किया हो और उसका ही प्रयोग हो रहा हो तो कह नहीं सकता। आपको बता दें कि पिछले 24 साल से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार का कब्जा है। 1996 से 1998 तक सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष रहे। 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रही। 2017 से 2019 तक राहुल गांधी अध्यक्ष रहे। 2019 में हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। 2019 से सोनिया कार्यवाहक अध्यक्ष पद संभाल रही हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण सोनिया गांधी अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी को पूरी तरह से अब छोड़ देना चाहती हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब फिर से वो अपनी इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का अध्यक्ष वो होगा जो गांधी परिवार से ना हो, लेकिन गांधी परिवार का करीबी हो। कांग्रेस के अंदर ही उत्तर से लेकर के दक्षिण तक उसकी पूरी स्वीकार्यता हो और कांग्रेस के संगठन को वो मजबूती भी दे सके। इन तमाम क्राइटेरिया को अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर जगह पर खरे उतरते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान पर मेहरबान मॉनसून से 11 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा। प्रदेश के 18 में से 15 डैम पानी से लबालब हो गए, यानी अगले कई साल पानी का संकट खत्म। लेकिन 3 दिन की लगातार बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। शहर हो या कस्बा, सड़कों पर चलने लगी नाव, तो घर से बेघर होने की मजबूरी आ गई। बारिश आई, बर्बादी लाई। रेगिस्तान में सैलाब का सितम। बारिश ने खोली तैयारी की पोल। जानकारी नहीं दी हमें कि भाई यहाँ से निकल जाओ कुछ भी, तो हमारा सामान तो निकालते या फिर खुद हम तो बचते। बाद में आए शाम के टाइम तो कैसे निकलते, हम बड़ी मुश्किल से निकल पाए और हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। रेतीले दौरों के लिए मशहूर राजस्थान में जब मानसून ने मेहरबानी दिखाने का मूड बनाया तो प्रशासनिक विफलता आम जनता के जी का जंजाल बन गई। राजस्थान में जब बदरा जमकर बरसे तो मुश्किलों की बाढ़ आ गई। कोटा, बारा, झालावाड़, धौलपुर और उदयपुर में दशकों बाद बारिश की बर्बादी सामने आई। कई जगह लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। हजारों लोग बाढ़ जैसे हालात में घिर गए तो सैकड़ों लोगों के लिए ये बारिश सुकून की जगह संकट का कारण बन गई। परेशानी तो खाने की ये परेशानी और घर की ये परेशानी, और क्या करूं बेटा, पोए बने ये पानी में है, और क्या करूं अब, ये परेशानी मोनी मोड़ा डूबे गए माँ मेरे। ये तस्वीर है बर्बादी की। करीब 50 साल बाद प्रदेश में एक साथ कई दिनों तक बारिश हुई तो सालों से प्रशासन की कोताही की पोल खुलने लगी। शहर शहर पानी वाली बर्बादी दिखी। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। शहर की सड़कों से लेकर गांव में लहलहाती फसलें पानी की चपेट में आकर कराहने लगी।
ये 5 तस्वीर ऐसी ही कहानी बयां कर रही है। प्रदेश में सामान्य से करीब 54% ज्यादा बारिश हुई है। 1 जून से 24 अगस्त तक राजस्थान में 530.7 mm बारिश हुई, जबकि इस दौरान प्रदेश में बारिश का औसत 345.6 mm है। पूर्वी राजस्थान में अब तक 673.2 mm बारिश दर्ज हुई है। पूर्वी राजस्थान के 17 में से 15 जिलों में से इस साल झमाझम बारिश दर्ज हुई है। कई सालों बाद औसत से ज्यादा बारिश का असर भी दिखा। प्रदेश के लगभग सभी बांध लबालब हैं। बात धौलपुर की, जहां कोटा बैराज सहित अन्य बांधों से पानी छोड़े जाने से चंबल नदी ने जिले में कहर बरपा दिया है। इससे 100 से अधिक गांव प्रभावित हो चुके हैं। अभी यहाँ सेना की 3 टुकड़ियां पिछले 2 दिन से यहाँ काम कर रही है राजाखेड़ा तहसील में। हमारी 2 टीम अंडोपुरानी ये जो पंचायत एरिया यहाँ पर है इन 4-5 गाँव के लिए, और हमारी एक टीम है महदपुरा में। तो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। लगभग 240 से 245 लोगों को अभी तक हमने रेस्क्यू किया है। काली सिंध सहित प्रमुख बांधों के गेट खुलने से नदियां उफान पर बहीं। इसके चलते काली सिंध नदी का पानी झालावाड़ शहर में घुसने से निचली बस्तियों सहित करीब 10 कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। करीब 40 साल बाद शहर में ऐसी स्थिति बनी है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के सहयोग से हर जगह रेस्क्यू किया जा रहा है। उदयपुर में आयड़ नदी का पानी शहर के लिए मुसीबत बन गया। पिछोला, फतेह सागर और चिकलवास में जल स्तर बढ़ने से शहर की 6 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया। 12 जिले में नदियों का पानी भले ही अब उतर गया हो, लेकिन अब नदियों के पानी से हुए बर्बादी के निशान साफ नजर आ रहे हैं। अचानक आए पानी के चलते गांव के लोग गांव में ही फंसे रह गए। यहाँ लोग अपने खाने पीने के जरूरी सामान तक नहीं निकाल सके। बर्बादी के बाद शुरू हुआ मरहम लगाने का सिलसिला। सीएम गहलोत ने अपने 3 मंत्रियों के साथ कोटा और बारा इलाके का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। सीएम कोटा और बारा इलाके में आश्रय स्थल पर पहुंचे और वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की। सीएम ने पीड़ित लोगों को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। हमने कहा है जिला प्रशासन को भी कि वो माकूल इंतजाम करे, मकानों को सर्वे करने का काम भी करे, क्योंकि यहाँ जो विस्थापित आए हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं, तो उनके मकान ढह गए, कर गए, बहुत ही शिकायत कर रहे थे। वो सर्वे होगा, उनको पूरी इमदाद करेंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी सब की गई है, सब संतुष्ट थे। जहां सरकार पीड़ितों की मदद के दावे कर रही थी, वहीं विपक्ष सरकार पर मुआवजे को लेकर बरसता नजर आया। वसुंधरा राजे ने जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा देने की बात कही, तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार की मुआवजा नीति पर सवाल उठाए। जहां मैं गई हूँ, कई इलाके के अंदर बिल्कुल ही फसल नष्ट हो गया है और कईयों के घर भी नष्ट हो गए हैं। वो भी ऊपर से दिखाई दे रहा था। बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। हजारों करोड़ रुपया इस आपदा राहत में पड़ा है। इस संकट के समय में सरकार अगर एक्टिव रहती, मुख्यमंत्री जी दिल्ली घूम रहे हैं और हमारे मंत्री जी कहीं गुजरात में घूम रहे हैं, तो सब कौन कहाँ है? ये सिविल लाइन में मैं रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनसे तो कागले उड़ते जैसे लगते हैं। राजस्थान में बारिश वाली बर्बादी सामान्य घटना तो नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों के बाद राजस्थान में तेज बारिश ने प्रदेश का हाल बेहाल कर दिया। सैकड़ों लोगों के सिर से छत छिन गई तो हजारों लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया। बर्बादी के बाद नेताओं को आम लोगों की याद आई, हवाई सर्वेक्षण हुए तो सरकार से मुआवजे की मांग भी हुई। सवाल है कि बर्बादी के बाद मरहम की बात तो सही है, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन पाती जहां बारिश का पानी सौगात बनकर बरसे, ना कि मुसीबत बनकर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर में फिल्मी अंदाज में हुई 1.5 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस की बड़ी टीम के लिए वो 5 बदमाश रहस्य बने हुए हैं। बुधवार शाम को हुई उस लूटपाट की घटना के बाद पीड़ित परिवार खौफजदा है, तो कारोबारी गुस्से में।
राजधानी में खौफ के 45 मिनट। सूट बूट में आया लुटेरा। बहुत मेहनत से कमाई हुई पूंजी एक एक पाई करके जोड़ी थी, सब ले गए। आप प्लीज हमारी हेल्प करें। बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर लूट। 5 बदमाश थे जैसा कि परिवार का कहना है, और 4 लोगों के पास हथियार थे। सभी कमरों में बदमाश वहां पर गए। जाने के बाद में बच्चों को साथ में लिया, गन पॉइंट पर लिया, जान से मारने की धमकियां दी। जब बच्चा नहीं माना तो माँ बाप को जान से मारने की धमकियां दी। और उसके बाद सभी जो अलमारियां को तोड़ा गया, एफएसएल के निशान दे चुकी। टीवी देख रही महिलाओं पर तानी बंदूक। कमरे में बैठ के टीवी देख रही थी तो आते गन लगा दिखाई मुझे कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर है। फिर कमरों में ले जाके बंदी बना लिए एक साथ, और फिर सारी वारदात करके फिर चले गए। जयपुर में आटा कारोबारी के घर करीब 1.25 करोड़ के इस लूट के खास पहलू ने सभी को सतर्क किया, और वो है कानून के नाम पर कानून को ठेंगा दिखाने का खेल। शाम के 7:30 बजे थे। घर की महिलाएं टीवी देख रही थी, तभी घर के बाहर सूट बूट में आए लोगों ने दस्तक दी। महिलाओं को बताया कि वो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। अंदर आए, सभी पर बंदूकें तान दी क्योंकि वो लुटेरे थे। इनकम टैक्स है, हम आपकी चेकिंग करेंगे और पूरी रात चलेगी चेकिंग। तो सब इधर जो, और गन उनके हाथ में, तो गन के सारे सबको टेप वेप लगा के और हाथ बांध के और एक कमरे में बिठा दिया। ये घटना किसी सुदूर इलाके की नहीं बल्कि राजधानी जयपुर के गलता गेट इलाके की है, जहां एक आटा व्यवसायी के घर इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए 5 बदमाशों ने पहले कानून का डर दिखाया और फिर गन पॉइंट पर लेकर जीवन भर की कमाई लूट ली। 2 परिवार रह रहे इसमें, सब बर्बाद कर गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। पीछे खाने के भी लाले पड़ गए हमारे तो। और इन्हीं जगहों पर, इन्हीं सभी लॉकर्स में रखे हुए करीब 60-70 लाख रुपए जो है बदमाशों ने लूटे हैं। यहाँ पे रखे हुए करीब 1.5 किलो सोने के जेवरात, जो कि कल सत्यनारायण तांबी हमको बता भी रहे थे, वो जेवरात यहाँ पर लूटे। आटा व्यापारी के घर इनकम टैक्स अफसर बनकर घुसे बदमाश। बदमाशों ने घर में घुसते ही महिलाओं को बंधक बनाया। घर के सभी सदस्यों का मोबाइल अपने पास रख लिया। बदमाशों ने सरियों से लॉकर और अलमारी के ताले तोड़े और 45 मिनट में करीब 1.5 करोड़ लूट कर निकल भागे। घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़कर भागे बदमाश। परिवार वाले इस मामले में किसी जानकार की भूमिका का अंदेशा जता रहे हैं, क्योंकि परिजनों के मुताबिक अपराधियों को पता था कि कैश कहां रखा है। जानकार का हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि बिना रेकी के ये काम हो नहीं सकता, और उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं था जो आए थे। मतलब उन्होंने 2 कैंडिडेटों का वेट और किया जो बाहर थे, वो भी अंदर आए, और फिर उनको भी उन्होंने है ना जो अपने काबू में किया, गन पॉइंट पे लिया। तो पूरी तरह से रेकी करके आए हैं। सरेआम इस लूट से कारोबारियों के बीच आक्रोश है और पुलिस से जल्द अपराधियों को पकड़ने की मांग की गई है। हमारी डिमांड ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर थोड़ी सी कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस तुरंत उस पे, उनको जो मुजरिम है उनको गिरफ्तार करे और उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार भी और व्यापारी भी कि कोई भी आईडी लेके जाए तो वो पहले आईडी को कंफर्म करे कि ये व्यक्ति इस जगह से आया है और ये आदमी सही है, इसके पास इस चीज का राइट है। पुलिस भी किसी जानकार के इस वारदात में शामिल होने को लेकर जांच आगे बढ़ा रही है। रेकी की संभावना है और उस पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज और जो भी परंपरागत पुलिसिंग है वो कर रहे हैं और जल्दी पकड़े जाएंगे। जैसा आप फरियादी बता रहे हैं कि जब वो आए थे तब उन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स के अधिकारी बताया। उन्होंने आई कार्ड भी मांगा लेकिन आई कार्ड नहीं दिया और बल्कि उनको धमका के कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से तरीका वारदात थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस तरीके की वारदात होती है और हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में अपराध और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजधानी की खराब कानून व्यवस्था से जहां लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो रहा है, वहीं विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका भी मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से बेखौफ अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये अपराधियों के बढ़ते हौसले को दिखा रहा है। करीब 45 मिनट तक अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। चुन चुन कर कैश और सोने के गहने खंगाले,
उन्हें जमा किया और जाते जाते सीसीटीवी की डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे उनकी पहचान ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अवैध तरीके से फार्म हाउस में अय्याशी की मस्ती वाली नाइट को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जयपुर के एक फार्म हाउस में अवैध डांस बार मामले में कार्रवाई के बाद पुलिस ने ऐसे केस में अब मानव तस्करी के तहत केस दर्ज करने का ऐलान किया है। यानी अवैध डांस बार चलाया तो सलाखों में कटेगी। इनसे पूछताछ के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि ये लोग पहले से प्रायर मीटिंग कर बाहर के लोगों को ऑफर इस तरह का दिया जाता कि एक आइसोलेटेड जगह पे आपको वहाँ महिलाएं परोसी जाएंगी, शराब परोसी जाएगी, वहाँ आपको खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए कैसीनो की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ इन्होंने एक इवेंट के रूप में इस अपराध को अंजाम देने के लिए लोगों को एकत्रित किया। ठीक एक सप्ताह पहले जयपुर से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस में ऐसी ही रात जमा थी। वो काली रात जहां फार्म हाउस के अंदर चल रहा था शराब, शबाब और जुए का कॉकटेल। रात जमा थी, गोरी मैम संग जुए का दाव लग रहा था, फ्लोर पर संगीत के संग मौजूद थी बार बालाएं। लेकिन तभी पुलिस की एंट्री हुई और काली रात की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।